our online classes. Myself Shivu Dixit. Today I am going to teach you physics of standard 9. Our first chapter is motion. So firstly we have to know that what is motion. In normal language, when a body is moving, we say that this is in motion, but in the sense of science this is wrong. To define motion, firstly we have to take a reference body, and with the help of that reference body we can define motion. So firstly understand that what is motion. Let us take example. We know that this is north, here south, this is east, and this is west. Okay, so if two bodies, for example this is body A and this is body B, these both bodies are moving in east direction, these both bodies are moving in east direction, and they having same speed, that is 3 किलोमीटर पर आवर. ओके, 3 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स अगर दो बॉडी ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में होंगे? हमारा आंसर होगा नो. ओके, हमारा आंसर क्या होगा? नो. और क्या ये दोनों बॉडी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर कोई लड़का बैठा है, उसके लिए मोशन में होंगे? तो हमारा आंसर होगा यस. आई मीन फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज इन मोशन. यानी कि एक स्थिर ऑब्जेक्ट के लिए एक मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में होता है. लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए मोशन में है? इसके लिए हमें दो पॉइंट्स की नीड होती है. फर्स्ट स्पीड और सेकेंड डायरेक्शन. अगर उन दोनों की ये स्पीड भी सेम हो, अगर दो मूविंग बॉडी दोनों का स्पीड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे. लेकिन उन दोनों में से स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से अगर कोई एक डिफरेंट हो तब वो दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. Theory of relativity, actually in higher classes you have to know in detail about theory of relativity, but practically when we define motion this is very compulsory to know about that theory. Theory of relativity is always related for moving objects. Okay, I mean अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों का स्पीड भी सेम है तो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे. लेकिन अगर दोनों में से कोई एक, या तो डायरेक्शन डिफरेंट हो गया या तो स्पीड डिफरेंट हो गया, तो मोशन में हो जाएगा. जैसे दो कार हैं, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों का स्पीड भी 3 किलोमीटर पर आवर है तो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे. लेकिन अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बट एक का स्पीड 3 है और एक का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो डायरेक्शन सेम बट स्पीड डिफरेंट है, तो ये दोनों कार एक दूसरे के लिए मोशन में हो जाएंगे. सेम अगर ये दो कार, एक कार इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक कार इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अब यहाँ पे दोनों का स्पीड सेम है तो भी ये दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है. यानी दो मूविंग बॉडी एक दूसरे के लिए मोशन में तब होगा जब या तो उनकी स्पीड या तो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो. अगर दोनों सेम हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में चले जाएंगे. बट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए एक मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में होता है. सो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है फ्लाइंग बर्ड मोशन में है, तो आप यस और नो नहीं बोलोगे. आप पहले एक रेफरेंस मांगोगे कि आप किस रेफरेंस के थ्रू बोल रहे हो, या फ्लाइंग बर्ड मोशन में. अगर आप मेरे थ्रू पूछ रहे हो तो मैं रेस्ट में हूँ, तो यह फ्लाइंग बर्ड मोशन में है, क्योंकि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए एक मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में होता है. स्टेशनरी मीन्स रेस्ट. ओके, तो आप पहले रेफरेंस मांगोगे. वहीं अगर उस फ्लाइंग बर्ड के साथ कोई और बर्ड फ्लाई कर रही है जिसका डायरेक्शन सेम है, स्पीड भी सेम है, तो दोनों बर्ड एक दूसरे के लिए रेस्ट में हो जाएगा. ओके, मैं पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ के थ्रू आप लोग नोट्स को बनाओगे. इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको लिख कर लर्न करना है. आगे इन सब फार्मूला का हम यूज़ करेंगे आगे की चैप्टर्स में. और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का पूरा पीडीएफ एक साथ दूंगा, लेकिन इनको पार्ट वाइज करके मैं वीडियो बनाऊंगा. ओके, सो आई होप कि आपको मोशन समझ में आ रहा है. नाउ द चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज reference, in a given time period is called motion, or a body is said to be in motion when its position changes with respect to a stationary object. I have already told, with respect to a stationary object जब position change होगा तो वह body motion में होगा. For example, moving car on the road is in motion with the respect of a stationary object like trees and houses. Because ये रेस्ट में है तो इनके लिए मूविंग कार मोशन में, लेकिन एक और कार उसके साथ मूव करेगा तो हमें स्पीड और डायरेक्शन पे आकर के मैटर को सॉल्व करना होगा. यहाँ पे मैं उसी चीज़ को नोट में दिखाया हूँ. इफ़ टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड देन देयर मोशन विल बी जीरो. इट मीन दे विल बी इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, बट दे विल बी इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू a stationary object. Okay, same matter, if two body having same speed are moving in different direction then they will be in motion with respect to each other. Now types of motion, there are two types of motion, but in lower classes you have read that linear motion, random motion, circular motion, oscillatory motion, periodic motion, and a lot of types of motion. But these all motions
are broadly classified into these two groups, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में हम एक समान गति बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में हम असमान गति कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब कोई बॉडी सेम स्पीड से टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब वह, जैसे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन पहले देखते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, यहाँ पे हमने एक्सिस लिया, एक डिस्टेंस का एक्सिस हो गया और एक टाइम का एक्सिस हो गया। हम डिस्टेंस को हमेशा वाई एक्सिस पे रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखेंगे। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ होगा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ होगा तो उसमें डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पे और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक यूनिफॉर्म ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके, अगर कोई आपको ऐसे ग्राफ बना कर दे और पूछे कौन सा मोशन है तो आप स्ट्रेट लाइन देख करके पहचान जाओगे, डैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो पॉइंट है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ऐसे जो पॉइंट होता है आपने किया होगा, इसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ओरिजिन है जहाँ पे मैंने ओ लिखा हुआ है। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन इट मे बी डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वह डिस्टेंस को इक्वली ट्रेवल करेगा। जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट 2 मिनट में या 2 सेकेंड में 5 मीटर जाता है। ओके, फिर वो 4 सेकेंड में 10 मीटर गया, फिर वो 8 सेकेंड में 20 मीटर गया। तो देखो यहाँ स्पीड जैसे जैसे इसकी टाइम जैसे जैसे डबल हो रहा है, यहाँ स्पीड भी, इसकी डिस्टेंस भी डबल हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन दिखाता हूँ इसका। इट मे बी डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अब देखो टाइम का इंटरवल सेम रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड, बट डिस्टेंस सही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 2 सेकेंड में मान लो या 10 मीटर गया, फिर 4 सेकेंड में मान लो या 15 मीटर गया, फिर 8 सेकेंड में मान लो या 23 मीटर गया, 23 मीटर गया। यानी यहाँ पे टाइम का इंटरवल तो फिक्स है बट डिस्टेंस उस रेशियो में, उस प्रोपोर्शन में फिक्स नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन वी फॉर्म कर्व line. This is called curve line. Okay, this is the graph of non uniform motion and this is curve line. Okay, एक कर्व लाइन भी दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व लाइन। इट मीन्स नेचर ऑफ कर्व लाइन, नंबर इनवर्ड बेंट एंड नंबर 2 आउटवर्ड बेंट। इनवर्ड बेंट, ओके, इनवर्ड बेंट हियर I have already told that we take distance on y-axis and time on x-axis always for any motion. Okay, so during non-uniform motion, when graph will be formed such type, then it means that the distance covered by body increases with time. Listen, यहाँ पे जैसे से टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो जब हमारा कर्व इनवर्ड बेंट होगा देन वी कैन से दैट द डिस्टेंस कवर बाई बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम। और जब हमारा कर्व आउटवर्ड बेंट होगा देन वी कैन से दैट द डिस्टेंस कवर बाई बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम। यानी बॉडी की स्पीड स्लो होते जा रही है। देखो ये आउटवर्ड बेंट है। इट मीन्स कर्व या तो इनवर्ड बेंट हो या तो आउटवर्ड बेंट हो, दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही शो करेगा। अगर इनवर्ड बेंट कर्व है तो इसका मतलब ये वह डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, अगर आउटवर्ड बेंट कर्व है तो इसका मतलब ये वह डिस्टेंस को बॉडी कम कवर ट्रेवल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इन यूनिफॉर्म मोशन वी ऑलवेज achieve a straight line in uniform motion. Okay, these are the two types of motion, uniform and non-uniform motion. Now I have added here two quantity, scalar and vector quantity. Actually directly these are not in your syllabus, but you have to understand other quantities. You have to know about scalar and vector quantities. Okay, so firstly, what is a scalar quantity? In Hindi a scalar is called a this or this means दिशा, जिसमें नहीं हो दिशा। अच्छा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दो टर्म होते हैं फिजिक्स में। मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण, जैसे हम बोलते हैं 5 kg, देन 5 kg इज मैग्नीट्यूड। 6 feet इज मैग्नीट्यूड। 2 लीटर, देन 2 लीटर इज मैग्नीट्यूड। 6 सेंटीमीटर, देन दिस इज मैग्नीट्यूड। ओके, 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। सो जितनी भी क्वांटिटी है एवरी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, but some quantity having direction and some having not direction. So on the basis of direction, quantity are of two types, a scalar quantity and vector quantity. A scalar quantity, firstly, the physical quantity having magnitude but no direction are called a scalar quantity.
यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वर्क, पावर, टाइम, एनर्जी, डिस्टेंस, स्पीड, मास, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये वर्क, पावर, टाइम, एनर्जी, डिस्टेंस, स्पीड, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब कैसे हैं स्केलर? हम जैसे जैसे आगे इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे वहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, यानी इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी होता है। यह एक्सेप्शन है बिकॉज इट नेवर फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इन हायर क्लासेस यू हैव टू नो अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, but if anyone is interested then you can ask me directly, I can solve your problem. Okay, now vector quantity, the physical quantity which having both magnitude and direction are called vector quantity. Example, force, acceleration, weight, velocity, impulse, displacement, etc. नाउ हमने कहा जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन का मतलब डिफिनिट डायरेक्शन। जैसे देखो, अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो आप फोर्स इस डायरेक्ट, मान लो 5 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो, यूनिट है फोर्स का ऐसा ही न्यूटन। ओके, तो अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे तो ऑब्वियसली बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव होगा। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे हमारा बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव होगा, यानी फोर्स डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। देयरफॉर फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली हम लोग एक एक करके इन सभी क्वांटिटी को जानेंगे, क्यों स्केलर है क्यों वेक्टर है। ओके, नाउ फर्स्टली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वी हैव टू नो अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन डिटेल। देन व्हाट इज डिस्टेंस? फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। लिसन, अगर यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिया है, कोई बोले इनके बीच का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच जो एक्चुअल लेंथ है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने जब इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो पहले तो हमें ईस्ट डायरेक्शन में आना पड़ा, साउथ में, और फिर इधर ईस्ट में, यानी कोई एक डिफिनिट डायरेक्शन नहीं है। हमें डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एक डिफिनिट डायरेक्शन तो मिला नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके पास कोई एक डिफिनिट डायरेक्शन नहीं है। सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। द SI unit of distance is meter and the CGS unit of distance is centimeter. Here everything I have mentioned. Okay, the actual length of path between 2 points is called distance. It is a scalar quantity. The SI unit of distance is meter and its CGS unit is centimeter. What is CGS? There are 4 types of unit. There are 4 types of unit. One is FPS unit, that is called foot pound second. FPS unit में हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। अगेन नेक्स्ट यूनिट इज CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। ओके, थर्ड इज MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। एंड फोर्थ यूनिट इज SI यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। SI यूनिट पूरे विश्व में फॉलो किया जाता है। ठीक है, और यह MKS का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, बिकॉज MKS में सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के लिए ही यूनिट मिल पाया था, बट इलेक्ट्रिक करंट, supplementary units, complementary units, and there are a lot of units which can be defined only by SI units. Okay, so now distance never be zero and never be negative. What does it means? Here I have added a note. Every note is important because notes is the form of MCQ, and in competitive exam you have to solve only MCQ. Now distance never be zero and never be negative. What does it means? Let us see. If 2 points given and we have to find out distance, तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम ये सुने कि दिल्ली और पटना के बीच का डिस्टेंस -1200 किलोमीटर है। दिस इज इम्पॉसिबल। डिस्टेंस 2 डिफरेंट पॉइंट के बीच कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये 2 पॉइंट इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई होप कि आपको डिस्टेंस समझ में आ रहा है। वाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज वी कैन नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हियर डिफरेंट डायरेक्शन। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्टली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, इफ 2 पॉइंट्स गिवन देन द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट A और B दिया है तो इनके बीच सबसे शॉर्ट रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ एक यही रास्ता है, यानी एक डिफिनिट डायरेक्शन है, सिर्फ यह यहाँ से चलेगा और यहाँ पर आकर के रुक जाएगा।
So we can say that displacement is a vector quantity. So the shortest length between 2 points is called displacement. Displacement is a vector quantity. The SI unit of displacement is meter and its CGS unit is centimeter. हमने एक चीज़ को क्लियर किया, जब हम इस दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कवर कर रहे थे तो हमें एक और पॉइंट का नीड पड़ा। ए पॉइंट, अगर मान लो हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट सी है, ए और सी के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक और पॉइंट बी की नीड पड़ा। हम डिस्टेंस को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, पहले ऐसे और फिर ऐसे, फिर भी हमें एक और पॉइंट का नीड पड़ा, ए और सी के अलावा एक और पॉइंट की नीड पड़ा। इट मीन्स व्हेन एवर वी कैलकुलेट डिस्टेंस वी नीड एन एक्स्ट्रा पॉइंट अदर देन द गिवन पॉइंट। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ए और सी के बीच, तो हमें इन दोनों के अलावा और कोई पॉइंट की नीड नहीं पड़ा। इसका मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वर्क करेंगे। जब हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही कवर करेंगे हमें बीच में किसी अदर पॉइंट की नीड नहीं होगा। सो बट डिस्टेंस कवर करते समय हमें एक अदर पॉइंट की नीड पड़ेगा, बट डिस्प्लेसमेंट में हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही देखना है। अब इनको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। दैट डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। नोट, इफ़ द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट विल बी सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। व्हाट डज इट मीन? जैसे कि देखो, अगर आपसे कोई बोलता है कि एक केस स्टेयर है, सीढ़ी है, कोई बंदर इस सीढ़ी से टॉप तक आता है और फिर इस टॉप से वो बंदर अपने यहाँ पर आ गया। हमने आपको बोला कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो सिर्फ दो पॉइंट को देखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो बंदर का इनिशियल यानी शुरुआत बिंदु ये था और आकर के रुका कहाँ पे, फिर यहीं पे। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। इट मीन्स हमें जब भी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है तो सिर्फ हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही कवर करना है, उसी पे कैलकुलेशन करना है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑन अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ इज जीरो। अब देखो, आप कंप्लीट सर्कुलर पाथ ऐसे बनाओगे, मान लो आप यहाँ से चलना शुरू किए तो आपका एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ ऐसे बनेगा, यानी आप जहाँ से चलना शुरू किए वहीं आकर के रुक गए, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। अच्छा, अगर एक सेमी सर्कुलर पाथ है, मान लो ऐसे है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? नो, बिकॉज ये देखो, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट, दोनों सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। एक कंप्लीट सर्कल पे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि कंप्लीट सर्कल पे हम जहाँ पे चलते हैं वहीं पे आके रुकते हैं। इट मीन्स इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, may be negative and may be zero. Okay, now let us see one example. Here 2 point given A and C. We have to calculate distance and displacement between A and C. तो देखो, हमें डिस्टेंस के लिए एक अदर पॉइंट की नीड पड़ेगी, वो पॉइंट हमने यहाँ पे बी लिया है। ओके, ए और बी 4 मीटर है, बी और सी 3 मीटर है। तो डिस्टेंस क्या होगा? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी ए और सी के बीच का डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी सी। इट मीन्स 4 + 3, इट मीन्स 7 मीटर। डिस्टेंस विल बी 7 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? द शॉर्टेस्ट लेंथ डायरेक्ट ए टू सी। अब ए कैसे निकालेंगे हम? तो ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ए राइट एंगल। हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके, यू नो पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हियर 90 डिग्री के सामने एच होता है, सो ए सी इज हाइपोटेनस, सो सॉरी, so here AC square is equal to AB square plus BC square. So AB is 4, so 4 square plus BC is 3 square, then 16 plus 9 25, then AC will be 5 मीटर। so हमने देखा कि A और C के बीच का जो डिस्टेंस आया वो 437 मीटर आया, बट जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 5 मीटर आया। तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ या नहीं हुआ? हमने प्रूव कर दिया कि किसी दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है। सो किसी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा उससे कम होगा। किससे? डिस्टेंस से। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, बट बट डिस्टेंस नेवर बी जीरो, नेवर बी नेगेटिव। एंड डिस्प्लेसमेंट कब कब जीरो होंगे? आई हैव टोल्ड यू 1 2 conditions, that if final and initial point will be same then displacement will be zero, and on circular path, on complete circular path, displacement will be always zero. Okay, so we can solve different type of numericals on the basis of this theory.
यू हैव टू प्रीफर एस चंद बुक। आप लोग एस चंद बुक को परचेस कर लो और उससे न्यूमेरिकल्स बनाओ। आई एम सेइंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आप एस चंद बुक को परचेस करो और उससे सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जो न्यूमेरिकल्स आपको डाउट होते हैं आप उनका फोटो खींच के मुझे सेंड करो, मैं उसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन दूंगा। बट जो टॉपिक मैं कराऊंगा सिर्फ उसी से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं टॉपिक आगे कराते चलूंगा आप उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते चलोगे। अभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। अगर आपको दिया है एक लड़का ए से चलना शुरू किया और बी पे आकर दिया, ओके, और एक सेमी सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 7 मीटर दिया है, तो इनके बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। आप देखो इसको कैसे निकालोगे। हमें ए और बी के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ए होगा, दिस विल बी डिस्टेंस। और ये क्या है, हमारा पेरीमीटर है, यानी ए और बी के बीच सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर। मैं इसको छोटा करता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर ये आपका दिया हुआ है सेमी सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस दिया है 7 मीटर, हमें ए और बी के बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना। आप इस न्यूमेरिकल को भी, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फेयर में बनाओगे। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इन द सेमी सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस 7 मीटर। नाउ लिसन, अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पे ए और बी के बीच डिस्टेंस तो हमारा ये होगा, यानी पेरीमीटर क्या होगा, डिस्टेंस 2 पाई आर। बट ए सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर/2, 2 से 2 कैंसिल, देन क्या बचा पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है हमारा 7 है, 7 7 कैंसिल, देन 22 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये हमारा पाथ था। डिस्प्लेसमेंट मैं आपको ऑलरेडी बोला हूँ कि हम क्या देखेंगे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो जब रेडियस 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 7 + 7, यानी 7 + 7 = 14 मीटर। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 14 मीटर होगा। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस 22 आया और डिस्प्लेसमेंट 14 आया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट the value of distance is always greater than the value of displacement between two given points. I hope that you are understanding. Okay, in next video we should discuss about speed, velocity and acceleration. Okay, you have to learn this formula. Okay, I am again repeating that you have to learn all these formulas. Okay, thank you.